नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे बिहार दरोगा के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम लोग 51 से देखेंगे। और दोस्तों आपसे माफ़ी चाहेंगे कि पिछले वीडियो और इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया, चूँकि हम किसी और काम में थोड़ा बिजी हो गए थे। तो दोस्तों अभी हम लोग 51 से देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? यानी अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी होगा, भारती। यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका में भारत के तीसरे शोध केंद्र का नाम क्या है? तो भारती नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों आपके बीपीएससी या बिहार एसआई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके बीपीएससी में भी दिख सकता है कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राइट आंसर इसका होगा कि दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? सेकेंड स्थान है। नेक्स्ट 53 नंबर हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 53 देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर। और ये दुर्गापुर कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल में है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 54 नंबर, विश्व के किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि विश्व के कौन ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल ही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूरोप। यानी यूरोप में दोस्तों कोई भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? काफ़ी अच्छा सवाल है। जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संघ आसियान। तो आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता। और ये दोस्तों इंडोनेशिया की राजधानी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी तकनीक से निर्मित देश का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? यानी स्वदेशी तकनीक से निर्मित यानी देश में बना हुआ देश का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा काकरापार। कौन है? काकरापार। यानी 56 का आपका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को में से निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, यानी कौन शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है भीतरकनिका? तो दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ है? तो दोस्तों उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चंपानेर। क्या है? चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? यानी स्मार्ट सिटी मिशन जो है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए कि स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो दोस्तों 25 जून 2015 को। यानी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। तो आपको ध्यान में रखना है स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों 25 जून 2015 को। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
का अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का अयोध्या शहर किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों सरयू नदी के किनारे है, सरजू नदी के किनारे। तो जो लोग रामायण देखे हों उनके लिए ये सवाल काफ़ी आसान था। ओट्टम ओट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो दोस्तों ओट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और मिजोरम। तो यहाँ आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं? 4 ऑप्शन। तो ओट्टम किस राज्य का त्यौहार है? तो दोस्तों केरल का। किसका? केरल का। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान था, यानी चंद्रमा पर उतरने वाला पहला चालक युक्त अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ईगल होगा। क्या होगा? ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी इजी भी है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। कौन है? एशिया। और हमारा भारत देश भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। संविधान के प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर 7 होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर जी थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल संविधान में निम्नलिखित में कौन नहीं था? यानी मूल संविधान में कौन नहीं था? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल ये भी है। तो मौलिक कर्तव्य था, नीति निर्देशक तत्व था, आपका मूल कर्तव्य नहीं था। तो आपको ध्यान रखना है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था। मूल कर्तव्य को आर्टिकल 51 क के तहत जोड़ा गया है, जिसको रूस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सारे तथ्य भी आपको ध्यान रखने होंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका होगा 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29, यानी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का किसे अधिकार नहीं है? यानी लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग नहीं ले सकता? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के सचिव लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। बाकी ये तीनों जो है, नियंत्रक, महालेखक, परीक्षक, भारत के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, ये तीनों भाग लेते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के जो सचिव हैं लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 भी काफ़ी अच्छा सवाल है। आप चाहें तो इसको VVI कर लीजिए, काफ़ी अच्छा सवाल है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? यहाँ आकार दोस्तों छोटा है। यानी किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका C होगा, आर्टिकल 21 का। तो काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, आप इसको चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर। तो 69 नंबर क्या है दोस्तों? तो 69 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर निम्न में से कौन सा अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है? तो दोस्तों लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर निम्न में कौन सा अधिकार अध्यक्ष को प्राप्त है? तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्यवाही में भाग लेना और बोलने का अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को संकल्प विचाराधीन पर का होने पर भी मिलता है। यानी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं संसद की और बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है, आपके करंट से जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है?
यानी संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? तो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो आप इसका ध्यान रखेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग के नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति प्राप्त है किसे प्राप्त है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, यानी संसद को प्राप्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है संसद को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा एक ऐसी सदन है जो कभी विघटित नहीं होती, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और राज्यसभा का दोस्तों कोई कार्यकाल नहीं होता, कार्यकाल केवल राज्यसभा के सदस्यों का होता है। नेक्स्ट आपका सवाल है, दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप VBI कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए कि दल बदल विरोधी कानून संविधान के किस संशोधन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 52वें संविधान संशोधन से। किससे है? 52वें संविधान संशोधन से। तथा यह 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। तो आपको ध्यान रखना है कि दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में, और 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है। यानी दल बदल किससे संबंधित है? दल और बदल ये दो चीज़ है, तो दो है, तो आप इसको 52 से ऐड कर लें। यानी दल बदल किससे संबंधित है? तो 52वें संविधान संशोधन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा, मैं आपका आंसर बता देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? 75 का डी होगा। 66 का क्या होगा? तो दोस्तों 66 का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए 77 का राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर सी होगा। और 78 का जो राइट आंसर क्या है? तो 78 का राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा 34। नेक्स्ट आप फिर देख लीजिए 79 का। तो दोस्तों 79 का राइट आंसर आपको क्या होगा? तो 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी 800। नेक्स्ट फिर हम लोग जीएस का देखते हैं। निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एजोला। क्या होगा? राइट आंसर एजोला। यानी एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में एनोड किरण को कहते हैं। निम्न में एनोड किरण को कहते हैं। तो एनोड किरण को क्या कहते हैं दोस्तों? धन किरण। क्या कहते हैं? धन किरण, यानी धनायन कहते हैं, पॉजिटिव होता है। तो आपको ध्यान रखना है जैविक खाद किसे कहा जाता है? तो एजोला को। और धन एनोड किरण किसको कहते हैं? धन किरण को। नेक्स्ट 82 दिया गया है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? यानी सेल का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक। सेल मतलब क्या होता है दोस्तों? यहाँ कोशिका होगा, तो आपको ध्यान में रखना है कोशिका। ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको फिजिक्स में नहीं जाना है। यानी सेल का जो नामकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। नेक्स्ट है लैंगिक जनन। क्या है? लैंगिक प्रजनन के दौरान अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं निम्नलिखित में किसका निर्माण करती हैं? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है कि लैंगिक प्रजनन के दौरान अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं निम्नलिखित में किसका निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युग्मनज का। किसका? युग्मनज का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा सवाल है ये कि निम्नलिखित में इंसुलिन का स्राव किससे होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा लैंगर हैंस की दीपिकाओं से। क्या होगा? लैंगर हैंस की दीपिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों मधुमेह रोग होता है, यानी शुगर की बीमारी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर है, निम्नलिखित पदार्थों से ओजोन का निर्माण होता है। यानी किस पदार्थों से ओजोन का निर्माण होता है? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो दोस्तों
इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 85 का डी होगा। यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से ओजोन का निर्माण होता है और इसका ये ओजोन का होता है O3। ओजोन का क्या होता है, O3। यानी निम्नलिखित पदार्थों से ओजोन का निर्माण होता है, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बायोगैस का मुख्य घटक है, यानी बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है। तो दोस्तों बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। क्या है, मीथेन। यानी बायोगैस का मुख्य घटक आपका क्या होगा, मीथेन होगा। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन है। तो 87 नंबर क्या दिया है, इसको देख लेते हैं। तो निम्नलिखित अभिक्रियाएं सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। यानी सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। यानी सूर्य और तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो चुंबकीय पदार्थ कौन है दोस्तों, तो चुंबकीय पदार्थ निकेल और लोहा, यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है। तो चुंबकीय पदार्थ तो आपके दोनों होते हैं, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है। 19 नंबर है, चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से क्या होता है। यानी चालक के प्रतिरोध पर ताप बढ़ाने से क्या अंतर पड़ता है। तो दोस्तों चालक का प्रतिरोध जो है ताप बढ़ाने से बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। निम्न द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। यानी विभवांतर की माप किसके द्वारा की जाती है, तो दोस्तों वोल्टामीटर द्वारा। किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। काफ़ी अच्छा सवाल है दोस्तों, आप इसको VVI कर लीजिए कि विभवांतर की माप किसके द्वारा की जाती है, तो वोल्टमीटर के द्वारा। किसके द्वारा, वोल्टमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर जानना होगा। तो सोडियम को हम क्या एटॉमिक नंबर मानते हैं, 11 होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों 11 होता है। तो अब इसको आपको तोड़ना है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, तो ये टूटता है 2, 8 और 1 में। किस में टूटता है, 2, 8, 1। यानी इसका राइट आंसर आपका जो होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ए होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है और इसका एटॉमिक मास जो होता है दोस्तों 23 होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एटॉमिक मास 23 और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो आपको यहाँ एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन मिल गए कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मास 23 होता है, इसको केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 11 होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से निम्न में किसका आविष्कार हुआ। यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसका आविष्कार हुआ, तो 93 का ए होगा। क्या होगा, 93 का ए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग से आविष्कार हुआ है। नेक्स्ट है, निम्न में परमाणु संख्या होता है। निम्न में परमाणु संख्या क्या होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा निम्न में परमाणु संख्या होता है। तो यहाँ जो आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो बिल्कुल सही है कि परमाणु संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, फिर परमाणुओं की संख्या होती है। ये दोनों आपका सही है। और नाभिक में इकाई धन आवेश की संख्या, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर आपका 94 का क्या होगा, तो 94 का आपका राइट आंसर डी होगा। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 95 में क्या दिया है, किसी तत्व में संभारिक होता है। यानी किसी तत्व में संभारिक होता है। तो संभारिक क्या होता है, तो दोस्तों द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न होता है। यानी संभारिक में दोस्तों भार सेम होता है, यानी द्रव्यमान संख्या समान होता है और परमाणु संख्या भिन्न होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि संभारिक जहाँ भारिक आएगा वहाँ द्रव्यमान संख्या यानी भार उसका समान होगा। नेक्स्ट होता है, समनास्तिकों में निम्न गुण विद्यमान होते हैं। तो समनास्तिकों में निम्न गुण विद्यमान होते हैं, यानी 96 का सी होगा। यानी न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्न ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी बार पूछा भी गया है कि निम्न ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का पादप कोशिका में विभेदन की
किया जाता है। जंतु कोशिका का पादप कोशिका से विभेदन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोशिका भित्ति होगा दोस्तों, भित्ति की उपस्थिति द्वारा, यानी जंतु कोशिका का पादप कोशिका से विभाजन किया जाता है तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति के द्वारा, यानी जंतु में कोशिका भित्ति नहीं होती है जबकि पादप में कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पौधा रेशम उत्पादन से संबंधित है? तो काफी अच्छा सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? मलबरी। क्या होगा? मलबरी। काफी अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा रेशम उत्पादन से संबंधित है? मलबरी। निम्नलिखित में किसने द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किया? तो द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन लिनियस ने किया था। किसने किया था? लिनियस ने। तो दोस्तों वीडियो का ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।